हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपने इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ए। इसके पहले की वीडियोस में मैंने सेक्शन ए, बी, सी और डी इस तरह से तीन वीडियो प्रोवाइड करके मैंने तीनों सेक्शन खत्म कर दिया था। वीडियो जो था वो थोड़ा लेट प्रोवाइड हो गया बीच में, क्योंकि दिवाली आ गई थी। 3-4 दिन उसी में इधर उधर में थोड़ा बिजी हो गया, इस वजह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं कर पाया था। आज टाइम मिला है तो इसलिए मैं सोचा अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपको सेक्शन ई और एफ प्रोवाइड कर दूं, और इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपके पास है तो। नहीं है तो ईमेल आईडी पे भी कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब, आपको जो तरीका कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सेक्शन ई है। सेक्शन ई में टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं। इस 4 क्वेश्चन में से मैं आज आपको 2 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको बाकी के 2 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। यानी कोशिश रहेगी कि 2 क्लास में छोटी छोटी क्लास करके पूरा खत्म कर दूं। और जैसा कि मैंने आपको क्लास में समझा है पिछले, कि सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने किए हैं, ताकि जो लिखने का टाइम है वो थोड़ा वेस्ट ना हो। मैं सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, इसलिए दिमाग में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने यहाँ जो लिखा उस पर फोकस करो। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक एक पॉइंट के साथ। और सॉल्यूशन भी जो है वो मेरे खुद के हैं, यानी कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो सॉल्यूशन जो मैंने किया है उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए समझना जो होगा वो आसान होगा। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं। और सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। और सवाल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुचि और सूची 3:1 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। ये पक्की तलपट दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे सवाल में दिया है कि तारीख 31/3/2022 के दिन आर्ची को लाभ में से 1/5 भाग देने की शर्त से प्रवेश दिया। ठीक है, ये हमारा जो मेन पॉइंट है, कितने की शर्त से प्रवेश दिया, 1/5 भाग की शर्त से। सवाल में लिखा है, पहला पॉइंट है, आर्ची पूंजी के रूप में 2 लाख रुपए रोकड़ लाएगी और अपने भाग की ख्याति के रूप में 20,000 रुपए रोकड़ लाएगी। ध्यान से सुनना कि पूंजी के तौर पे कितना ला रही है, 2 लाख रुपए, और ख्याति के तौर पे कितना ला रही है, 20,000 रुपए। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम एक एक करके सबसे पहले समायोजन सॉल्व करेंगे। समायोजन सॉल्व करने के बाद हमारा अगला काम होगा डब्बे को सॉल्व करना। डब्बे को मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन पक्की तलपट का दिया है वो वाला, राइट। तो सबसे पहले एक एक करके समायोजन सॉल्व करते हैं। तो पहला समायोजन है पूंजी लाने का। तो पूंजी लाने का जो एंट्री होता है वो कहाँ होता है, सबसे पहले तो रोकड़ खाते में जाएगा। तो रोकड़ के उधार पक्ष में, ध्यान से सुनना, रोकड़ के उधार पक्ष में नाम क्या लिखोगे, आरजी के पूंजी खाते। क्या नाम लिखोगे, आरजी के पूंजी खाते। या यूं ऐसे समझो, रोजनामचा क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा। तो एंट्री कैसे होगी, पूंजी के जमा पक्ष में। ध्यान से सुनना, पूंजी के जमा पक्ष में आरजी में नाम लिखोगे यहाँ पे रोकड़ का, और रकम आएगा 2 लाख रुपए। और रोकड़ के उधार में नाम लिखोगे आरजी का, और रकम आएगा 2 लाख रुपए। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। उसके बाद उसी में दूसरा आगे लिखा हुआ है कि अपने भाग की ख्याति के रूप में कितना लाया, 20,000 रुपए लाया, राइट। तो अपने भाग की ख्याति के रूप में 20,000 रुपए लाया, तो इसका रोजनामचा क्या बनता है, देखो रोजनामचा बनाने से तुम्हें सवाल सॉल्व करने में दिक्कत जो है वो कम होगी, प्लस समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा इसका, रोकड़ खाते उधार और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। तो इसकी एंट्री देखो कैसे हो जाएगी, रोकड़ खाते उधार और प्रीमियम खाते जमा। तो ये रहा रोकड़, ये रहा उधार पक्ष, और नाम आ जाएगा प्रीमियम का, राइट। प्रीमियम खाता हम बनाते नहीं, इसलिए उसकी एंट्री होगी नहीं। रोजनामचा क्या बनेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। रोजनामचा बनेगा रोकड़ उधार और प्रीमियम जमा। तो प्रीमियम का तो कोई एंट्री होता नहीं है, क्योंकि प्रीमियम को कोई खाता बनाते ही नहीं है। पर रोकड़ का तो खाता बना, इसलिए रोकड़ के उधार में किसका नाम आ गया है, प्रीमियम का। तो ये हमारा दूसरी एंट्री हो गया। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फटाफट जैसे ही ख्याति आया वैसे ही वो बांटना शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा सब्र करूंगा। सब्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, सब्र करने का फायदा क्या है, पहले में जो आसान है वो सवाल हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आसान को खत्म करते हैं, बाद में जो चीजें तकलीफ देती है उनको सॉल्व कर लेंगे। या तो क्या करो, या तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है, पहले पॉइंट में ही यहाँ पे खत्म करो। पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस नए साझेदार का भाग। आपको याद होगा हमने पढ़ा है, नए साझेदार का भाग दिया गया हो। सवाल में जो कुछ नियम्स मैंने बताए हैं, उन नियम का ही इस्तेमाल करके हमें सवाल सॉल्व करना होता है। नियम क्या बताया था, जो पहला नियम था, आपको अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं। पहला नियम था कि पुराने का पुराना, ध्यान से समझना, पुराने का पुराना और नए का नया। ध्यान से सुनना, पुराने का पुराना और नए का नया, ये दो बातें दी गई हो तो यहाँ पे त्याग बराबर क्या होता है, तो त्याग बराबर हो जाता है पुराना प्रमाण। क्या हो जाता है, त्याग बराबर पुराना
प्रमाण। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि त्याग निकालना थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए कि हम त्याग बराबर क्या कर देंगे, सीधा पुराना प्रमाण कर देंगे। ओके, तो चलते इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, थोड़ा ढंग से समझते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। सॉल्यूशन मैंने क्या किया वो थोड़ा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन क्या है कि त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पुराने का पुराना और नए का नया दिया गया हो तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा त्याग बराबर क्या होता है, पुराना होता है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने जो अपनी क्लासेस ली है अकाउंट वाली, उसमें नहीं, ये सारी चीजें मैंने एज अ नोट्स के तौर पे बताई है। और इसके साथ ही साथ जो मैंने बुक बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया है, कुछ बच्चों के पास हो सकता है मेरी बुक हो, उसमें भी ये सारी चीजें प्रोवाइड किया। देखो ये सारी बात मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा। आपको भी पता, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो, नहीं भी जानते हो तो यूट्यूब चैनल पे मेरे अगर आप थ्रू आउट जाओगे तो आपने देखा होगा मैंने हमेशा वही चीजें करने की कोशिश की है जिससे आपका बेनिफिट हो, टाइम बचे और बेनिफिट भी हो। प्लस कोई भी चीज हम शॉर्टकट में नहीं भागेंगे, हम उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे। यहाँ तक कि इसके पीछे का भी लॉजिक मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा बनता है, कि यानी त्याग बराबर पुराना प्रमाण ही क्यों होता है। तो वो सारी बातें आपको दिमाग में रखना है ताकि भविष्य में अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आपके पास जवाब हो। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। तो त्याग बराबर क्या होगा, पुराना प्रमाण होगा। रुचि और सूची का त्याग कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। क्यों 3:1 हो जाएगा, क्योंकि इनका पुराना जो प्रमाण दिया वो भी 3:1 दिया है। और जो ख्याति के तौर पे वो रकम लाई वो कितना लाई है, 20,000 रुपए लाई है। इसका बंटवारा 3:1 में हो जाएगा। 3:1 का मतलब टोटल हो जाएगा 4, यानी कि 20,000 गुणे 3/4 और 20,000 गुणे 1/4। तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 15,000 और 5,000। ओके, रोजनामचा क्या बनेगा, रोजनामचा बनेगा ख्याति प्रीमियम खाते उधार और रुचि की पूंजी खाते जमा और सूची की पूंजी खाते जमा। ये कैसे बना, तो इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैंने जो लिखा था वो मैं दिखाता हूँ। पहले रोजनामचा बनता है रोकड़ उधार और प्रीमियम जमा। फिर दूसरा बनता है प्रीमियम उधार और जिनको पैसा मिलेगा उनकी पूंजी जमा। तो प्रीमियम उधार हुआ, इन दोनों का जमा हुआ, तो इन दोनों के जमा पक्ष में, किसके, रुचि और सूची के जमा पक्ष में, ध्यान से सुनना, रुचि और सूची के जमा पक्ष में। तो चलते हैं रुचि और सूची के जमा में। तो ये रही रुचि, ये रही सूची। रुचि और सूची के जमा पक्ष में एक में जाएगा 15,000 और एक में जाएगा 5,000 रुपए, और नाम लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते। क्लियर हुआ इतना, तो ये हो गया आपका ख्याति का भी एंट्री हो गया। तो अगर आप करना चाहो तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि जब आप पहला पॉइंट पढ़ते हो, ध्यान से सुनना, जब पहला पॉइंट यानी ये वाला हेडिंग पढ़ा होगा, ये वाला काम तभी कर लेना, ये नहीं ये पहला नंबर हो जाएगा समायोजन, और आपका यहां से दूसरा खेल शुरू होगा। क्लियर है इतना, तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। या तो पूरा सवाल सॉल्व करने की बात करना तो ज्यादा आसान होगा, दोनों में से जो ही होगा, यानी जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहो दोनों ही तरीका अपने में बेस्ट है। हालांकि जैसा मैं फॉलो करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि सवाल को पढ़ पढ़ के मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सवाल को पढ़ पढ़ के मतलब जब मैं ये पॉइंट पढ़ता हूँ तभी मैं ये त्याग निकाल लूंगा, और वही मैंने इसमें नोट्स में भी मैंने वही काम किया था। और यही वजह था कि जो एंट्री है देखो वो परफेक्ट तरह से हुई है। अगर परफेक्ट तरह से नहीं, अगर नहीं किया होता तो एंट्री परफेक्ट तरह से कैसे होता। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। मकान और विनियोग की कीमत में 10% वृद्धि करना, क्या बोला है, मकान और विनियोग की कीमत में वृद्धि करना। तो वृद्धि करने का मतलब फायदा, फायदा मतलब जमा पक्ष में, किसके, पुनः मूल्यांकन के। तो पहले मकान और ये विनियोग देख लेते हैं। मकान और विनियोग ही है ना, हाँ, मकान और विनियोग। मकान है 3 लाख का और विनियोग है 1,60,000 का, राइट। तो 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000 और 1,60,000 का हो जाएगा 16,000 रुपए। तो इसका अगर सॉल्यूशन में देखोगे तो ये रहा, मकान खाते 30,000, मकान खाते 30,000 और विनियोग खाते 16,000 रुपए। अब फायदा हुआ, फायदा हुआ तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखोगे संपत्ति पक्ष में मकान में लिख दिया 3,30,000 रुपए और विनियोग में लिख दिया 1,76,000 रुपए। कैसे, तो यहाँ पे 3 लाख प्लस 30,000 और यहाँ पे 1,60,000 प्लस 16,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले समायोजन पे। अगला समायोजन क्या दिया है, अगले समायोजन में लिखा है यंत्रों की बाजार कीमत 80,000 है जो बही में लाना है। अब ध्यान से सुनना, यंत्रों की बाजार कीमत कितनी हो गई है, 80,000 हो गई है। अपने पास कितने का वो देख लेते हैं। तो अपने पास जो यंत्र है वो है 1.5 लाख रुपए का। ध्यान से सुनना, अपने पास यंत्र कितने का है, 1.5 लाख रुपए का है, और मार्केट में उसकी कीमत हो गई 80। ध्यान से सुनना,
यंत्र अपने पास कितने का है, अपने पास है यंत्र 1.5 लाख रुपए का और बाजार में हो गया 80। तो मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यार 70,000 का नुकसान। तो नुकसान हम कहाँ लिखते हैं, तो नुकसान हम लिखते हैं पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो देखो पुनः मूल्यांकन के उधार में मैंने लिखा यंत्र खाता, रकम लिखा 70,000। अभी जब पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखा नहीं नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर चलोगे तो देखोगे यंत्र में हमने क्या कर दिया, माइनस करके यहाँ पे हमने डायरेक्टली 80,000 दिखा दिया, और सवाल में क्लियरली बोला भी है कि यंत्र की बाजार कीमत कितनी हो गई है, 80 हो गई है, तो वो मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट है, स्टॉक की बाजार कीमत 60,000 निश्चित की गई है। अपने पास स्टॉक कितने का वो भी देख लेते हैं। अपने पास स्टॉक है 1 लाख का, राइट, और बाजार में कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो बाजार में अगर 60,000 होगा तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो नुकसान कितने का हुआ, तो उस हिसाब से चलते हैं, नुकसान कितने होगा, 40,000 का। तो स्टॉक खाता यहाँ पे लिख दिया 40,000 पे, क्लियर है। तो ये जो मैं टिक करते जा रहा हूँ वो आपकी वो एंट्री है जो मैं बताते जा रहा हूँ। तो इस पे भी थोड़ा आपको क्या करना है, फोकस करते रहना है, ताकि आपको समझ में, और मैं चीजें बोल भी रहा हूँ तो स्टॉक खाता उधार होगा, तो यहाँ पे देखो उधार साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस करके स्टॉक लिख दिया 60,000 रुपए का। क्लियर है इतना, ये हो गया हमारी पूरी एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, नेक्स्ट है देनदार वाला। तो देनदार वाले के लिए मैंने क्या बताया था कि देनदार सबसे पहले कहाँ सॉल्व करोगे। इसका अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि देनदार का पॉइंट जब भी आता है तो हमेशा सबसे पहले कहाँ सॉल्व करोगे, आर्थिक चिट्ठा में सॉल्व करोगे। तो चलते हैं और आर्थिक चिट्ठा में सॉल्व करते हैं। तो आर्थिक चिट्ठा में अगर सॉल्व करोगे तो पहले हम देनदार देख लेते हैं कितने का है। तो हमारे पास जो देनदार दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60,000 रुपए का। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं आर्थिक चिट्ठा में और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देनदार अपने पास है 60,000 का, ये हमने सबसे पहले माइनस किया 10%। तो 60,000 का 10% होगा 6,000, बचेगा 54,000 रुपए। फिर इसके बाद हमें माइनस करना है 2%। 54,000 का 2% करोगे तो ये हो जाएगा 1,080, माइनस करोगे तो आएगा 52,920 रुपए। और सवाल में कोई भी पुराना अनामत नहीं दिया है, यानी ये कि पूरा का पूरा हमारा ये नुकसान हो गया, और नुकसान मतलब पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, तो ये रहा पुनः मूल्यांकन और ये रहा दोनों का उधार पक्ष, यानी यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 1,080। तो ये हो रहा हमारा चारों एंट्री कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो उम्मीद करता कि ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या, वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, लेनदारों की कुल रकम में से 5,000 चुकाना नहीं है। तो 5,000 चुकाना नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा। अगर फायदा हो गया तो हम कहा लिखेंगे उसको पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो चलते हैं और इसको पुनः मूल्यांकन के जमा में लिख देते हैं। तो ये रहा लेनदार, राइट, ये रहा लेनदार और इसके जमा में हमने लिख दिया 5,000 रुपए। हमने इसके किस कहा लिख दिया है, जमा पक्ष में। अब लेनदार को चुकाना नहीं है तो फायदा हुआ है, और फायदा मतलब जमा पक्ष में। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लेनदार में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपने 45,000 है, तो यहाँ पे अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि 50,000 का था, उसमें से 5,000 चुकाना नहीं है, तो बचा कितना है, सिर्फ 45,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। क्लियर है इतना, इतना करने के बाद चलते हैं आगे। तो अगला समायोजन क्या है, समायोजन खत्म, यानी कि हमने पूरा समायोजन सॉल्व कर लिया। पूरा समायोजन सॉल्व करने के बाद मैंने कहा था कॉपी पेस्ट करना होता है। तो कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमेशा शुरू करना दायित्व पक्ष से। कहां से शुरू करना, पूंजी दायित्व पक्ष से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दिया पूंजी खाता जिसमें नाम है रुचि और सूची। तो सबसे पहले रुचि और सूची याद रखना है, मैंने शॉर्टकट समझाया था कुछ चीजों का। तो ये ऐसे क्रॉस एंट्री होता है, ठीक है। यानी कि जो भी दायित्व पक्ष में है वो जाएगा पूंजी के जमा पक्ष में, जो भी संपत्ति पक्ष में है वो जाएगा पूंजी के उधार पक्ष में, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है। ऐसा नहीं कि सारी एंट्री जाती, लेकिन जो जाएंगी वो ऐसे ही जाएंगी, बाकी का तो हम सीधा आर्थिक चिट्ठे में कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे पूंजी है तो ये सीधा जाएगा पूंजी के जमा पक्ष में। तो ये एंट्री देखते जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहाँ गया, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ये रहा। तो पूंजी के जमा पक्ष में ये रहा हमारे पहली एंट्री। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है अनामत। अनामत का आपस में बंटवारा कर लेंगे 3:1 में। तो ये रहा अनामत का आपस में बंटवारा किया 3:1, यानी वही सेम रकम है, 20,000 तो दोनों में सेम हो जाएगा। तो ये भी एंट्री डन, ये भी एंट्री डन। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला है लेनदार। तो लेनदार तो ऑलरेडी हो चुका है जो मैंने एंट्री कर दिया, यानी ये भी डन और ये भी डन। उसके बाद अगला है देनी हुंडी और देना बैंक की लोन। तो ये और ये दोनों का दोनों कहा जाएगा, दायित्व पक्ष में जाएगा, कॉपी पेस्ट। तो जो जहां है वही कॉपी पेस्ट करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये सॉल्यूशन में देखना है। तो ये रहा हमारा दायित्व पक्ष, ये रहा देनी हुंडी और ये रहा देना बैंक की लोन। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं संपत्ति पक्ष में। संपत्ति पक्ष में पहला नाम है ख्याति। तो ख्याति का हमें क्या करना है, ख्याति मैंने कहा ना ये उल्टा जाए, नहीं उधार पक्ष में। कितना रकम है, 60,000। 60,000 का बंटवारा करोगे तो कौन से अनुपात में, 3:1 में। तो ये आ जाएगा 45,000 और 15,000 रुपए, ये हमारा डन। उसके बाद अगला पॉइंट है मकान। तो ये ऑलरेडी डन हो चुका है, यंत्र ऑलरेडी डन, विनियोग ऑलरेडी डन, स्टॉक डन, देनदार डन, रोकड़ और बैंक। तो रोकड़ और बैंक का खाता बनाया है हम लोगों ने। तो रोकड़ बैंक का खाता बनाया तो वहां पे लिख देंगे शेष आगे लाए। तो ये रहा शेष आगे लाए, यानी कि इसमें भी तीनों जो एंट्रीज हैं वो डन हो चुकी हैं।
तो तीनों पे मैं ढंग से टिक कर देता हूँ ताकि आपको पता चला रहे ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है विज्ञापन अभियान खर्च। तो विज्ञापन अभियान खर्च का हम बंटवारा कर देते हैं। इसका भी सेम वही होगा, उधार पक्ष में चला जाएगा। रूल वही है, जो यहां से होगा तो वो ऐसे जाएगा, जो यहां होगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, रूल में कोई चीज नहीं है। ओके, तो रूल का दिमाग में रखना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, कहाँ गया, ये रहा ऊपर। ऊपर विज्ञापन अभियान का 7,500 और 2,500 रुपए। ठीक है, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे बोर्ड पे देखो, सॉरी बोर्ड पे मतलब सवाल पे देखोगे, तो हमने पूरा कॉपी पेस्ट भी कर दिया, हमारा समायोजन भी खत्म हो गया। तो अगला काम होगा टोटल करके डिफरेंस निकालना। तो चलते हैं और टोटल करके डिफरेंस निकालते हैं। तो मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जो समझना है वो आसान हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का टोटल करेंगे। तो अगर देखोगे तो साफ साफ देखने पे ही ये 70,000 रुपए ज्यादा दिख रहा है, राइट। पहला ही 70,000, ये तो टोटल जोड़ के भी 70 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गया है कि टोटल इस साइड का ज्यादा है। तो सीधा जो डिफरेंस आएगा वो इस तरफ आएगा। नाम क्या लिखेंगे, हानि, और ब्रैकेट में लिख देना साझेदारों के पूंजी खाता। नहीं लिखोगे ब्रैकेट में तो भी चलेगा। तो कौन से अनुपात में बांटना है, वही सेम बात है, 3:1 में, राइट। 3:1 में बांटोगे, 66,080 है। बंटवारा अब कैसे करोगे वो देख लो। पहले 70,000, फिर 40,000, फिर 6,000, फिर 1,080 जोड़ोगे तो आएगा 1,70,080। उसमें से 30,000, 16,000 और 5,000 माइनस करोगे तो आएगा 66,080। इसका बंटवारा करोगे 3:1 में। कैसे, तो मैं लिख देता हूँ, एक 66,080 गुणे 3/4। सॉल्व करके देख लो तो ये आएगा आपका 49,560 रुपए। ये एक सॉल्व करके मैंने बता दिया। ये सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा आपका जमा पक्ष में। लेकिन मैंने कहा था इसका कॉपी पेस्ट कैसे करना, तो ये जमा में है तो इसके उधार में जाएगा, यानी ये ऐसे, तो इसके उधार में जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एंट्री हो चुका, यानी ये भी डन। अब करना क्या है, अब हमें फिर से सिर्फ टोटल करके डिफरेंस निकालना है। तो कैसे, तो अगर देखोगे तो 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000, यानी बड़ा साफ साफ यही दिख रहा है। यानी टोटल करो, इधर लिखो और माइनस कर दो। तो 4,00,000 प्लस 15 प्लस 15, ये होगा 4,30,000। इधर भी लिख दो 4,30,000। अब उस 4,30,000 में 45,000, 7,500 और 49,560 रुपए माइनस करोगे तो आएगा 3,27,940। ये पहला हो जाएगा। सेम उसी तरह से दूसरे का, 3,00,000 प्लस 5,000 टोटल होगा 3,10,000। इधर भी लिख दो 3,10, उसमें से तीनों को माइनस करो तो ये आएगा 2,75,980 रुपए। सेम उसी तरह से तीसरे का, तो इसका तो 2,00,000 ही है, इसमें कुछ और है नहीं। तो 2,00,000 लिखा और माइनस किया तो यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा 2,00,000 रुपए। ये हमारा पूंजी खाता बंद है। अब एक आ जाएगा पूंजी के दायित्व पक्ष में। याद रखना है कि पूंजी और चालू खाता जब भी बंद करते हैं तो जो कॉपी पेस्ट होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना, हमेशा ऐसे नीचे होगा। नीचे का मतलब कि आर्थिक चिट्ठे में इसके नीचे आर्थिक चिट्ठा देखोगे तो आर्थिक चिट्ठा इसके जस्ट नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है पूंजी दायित्व, और इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है आपका संपत्ति लेना। तो इसी तरह से सीधा सीधा कॉपी करना होगा। तो ये रहा पूंजी खाता, तीनों का नाम लिखा, तीनों का रकम लिखा, टोटल किया 8,03,920 रुपए। ये हमारा एंट्री कंप्लीट, यानी पूंजी खाता भी खत्म। अब अगला है रोकड़ खाता। रोकड़ खाता का भी सेम करो, टोटल करो, माइनस कर दो। तो इधर 0 था तो माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपए। क्लियर है, तो 3 एंट्री, इधर 0 एंट्री है तो लिख देंगे शेष आगे ले गए 2,40,000 रुपए। और रोकड़ का भी सेम वही कांड करना है, यानी कि इससे नीचे ही लिख देना है। तो रोकड़ बैंक 2,40,000, सारी एंट्री होगी, टोटल करोगे तो आंसर आएगा 9,38,920। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एंट्री लगभग सही होगा। और जिन बच्चों का पूरा सही है वो बताएं जरूर कि सर मेरा पूरा सही है। नहीं पूरा सही तो कोई दिक्कत नहीं, एंट्री देख के समझ लो। पूरा सही है तो वेरी गुड। क्लियर है इतना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल आपका समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल समझ में आ गया हो तो फटाफट एक लाइक दे दो, कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मेरा सही है, मेरा आ गया है। ठीक है, ताकि अगले सवाल पे प्रोसीड करो, थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिल जाए और आपको भी एनर्जी मिल जाए। ठीक है, अगला सवाल जो ये छोटा सा है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल लगभग जो है वो ना के बराबर आता है। क्लियर है, ये बात याद रखना, ये लगभग ना के बराबर आता है। आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जो स्कूल एग्जाम होती है उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए दिमाग में ये मत रखना कि सर ऐसे सवाल आते हैं क्या। अगर आया भी, मान लो आया भी, जैसे कुछ बच्चे बहुत डर गए थे, बाद में उन्होंने बोला कि सर ऐसे सवाल बोर्ड में आ गए, तो मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा कि इसमें जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स है क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमने कभी किया नहीं हो। तो सबका जवाब था नहीं सर हमने किया है। इट मींस आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सवाल आता है, ठीक है, कोई भी सवाल आता है तो आपको याद रखना है, आपको फोकस करना है बेसिक्स पे। आपकी ताकत जो है वो आपका बेसिक होगा। क्लियर है, ये सवाल भी कैसे सॉल्व करते हैं इसको पूरा पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ।
ठीक है, तो सबसे पहले लाइक कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए, और फिर ये सवाल को कंटिन्यू करो। ओके, सवाल में यहाँ पे लिखा सुजाल और राजल अमृता ट्रेडर्स के साझेदार हैं, उनका लाभानी वितरण का प्रमाण 6:4 है। जो जो पॉइंट दिया है उसको ध्यान से समझते जाना। सबसे पहला पॉइंट जो अंडरलाइन करोगे वो ये है, लाभानी वितरण का प्रमाण कितना है, 6:4। इसको छोटा करोगे तो एक्चुअली में ये 3:2 ही होता है। ये लोग बहुत खराब लोग होते हैं एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं, लेकिन क्या करें, ठीक है, एडजस्ट कर लो इसी को। फिर 1/4/2021 के दिन उनकी कुल पूंजी कितनी, 3,60,000 है। ध्यान से सुनना, उनकी कुल पूंजी कितनी है, 3,60,000 है, जो स्थिर पूंजी है। अब देखो यहाँ पे यही पॉइंट आपको समझना है, जैसे ही सवाल में लिख देता स्थिर पूंजी, या दूसरा पॉइंट सवाल में चालू खाता दे देता है, समझ जाना हमें पूंजी और चालू दोनों ही बनाना पड़ता है। क्लियर है इतना। फिर आगे लिखा साझेदारों की पूंजी का प्रमाण है 3:2। इसका जो सॉल्यूशन है मैं वो आपको पहले दिखा देता हूं ताकि थोड़ा क्या रहे, आइडिया लगता रहे। ये रहा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कुल पूंजी। कुल पूंजी कितना है हमारा, 3,60,000। ध्यान से सुनना, कुल पूंजी कितना है, 3,60,000 रुपए। और ये जो पूंजी है ये बंटवारा करना है सुजाल और क्या नाम था, राजल। हाँ, सुजाल और राजल के बीच में कौन से प्रमाण में, 3:2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सुजाल और यहाँ पे लिख देता हूँ राजल। राइट, 3:2। टोटल कितना होगा, 5। 3,60,000 गुणे 3/5, 3,60,000 गुणे 2/5। तो इस तरह से सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे होगा 2,16,000 रुपए और 1,44,000 रुपए। ये आ गया आपका पूंजी। ये क्या आ गया आपका, पूंजी। पहला पॉइंट क्लियर है इतना। और पूंजी की एंट्री कहां जाएगी, हमें पूंजी और चालू खाता दोनों दिया है, इसलिए हमें पूंजी और चालू दोनों बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने पूंजी भी बनाया और यहाँ पे नीचे मैंने छोटा सा चालू भी बनाया है। तो पूंजी में मैंने लिख दिया 2,16,000 और 1,44,000, यानी पहला पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। फिर आगे लिखा है कि चालू खाता दिया है, सुजाल का दिया है जमा शेष और राजल का दिया है उधार शेष। इस पे थोड़ा फोकस करना, सुजाल का जमा और राजल का उधार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुजाल के जमा में, ध्यान से सुनना, सुजाल के जमा साइड में और राजल के ये उधार साइड होता है, तो राजल के उधार साइड में शेष आगे लाए, शेष आगे लाए लिख दिया। क्लियर है, तो ये भी हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे लिखा है, राजल ने तारीख 1/10/21 के दिन 16,000 रुपए का और सुजाल ने 1/7/2021 के दिन 24,000 का आहरण किया। अब इसकी एंट्री दो तरह से कर सकते हो, एक कि आप अलग से तारीख का कॉलम बनाओ। ठीक है, तारीख का कॉलम बना के तारीख लिख के एंट्री करो, या तो आप साथ में एंट्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आगे जितने सवाल आते हैं लगभग सब में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन के टाइम पे हमें तारीखों को ध्यान में रखना होगा। तो मैंने वहां पे वही किया, आहरण खाता लिखा और रकम 16 और 24 एक साथ लिख दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये पैराग्राफ हमारा पूरा 100% कंप्लीट हो गया। राइट, और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई क्योंकि ये हमारा पुराना बेसिक ही रूल था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पूंजी पर 8% और आहरण पर 12%। तो सबसे पहले पूंजी पर 8% की बात करते हैं। तो पूंजी पर 8%, तो पूंजी कितना है, 2,16,000 है। तो 2,16,000 का 8% और 1,44,000 का 8%। 2,16 का 8% करोगे तो आएगा 17,280 और 1,44 का 8% करोगे तो आएगा 11,520 रुपए। क्लियर है इतना। ये जो एंट्री है हमारी, ये चालू की जमा में आया है। तो जब हमें पता है कि ऐसी एंट्रीज जिसपे हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेशंस वाले की दो एंट्री होगी, यानी दो, ये समायोजन हो जाता है ना, तो समायोजन की दो एंट्री होगी। एक तो होगा इसके जमा पक्ष में और दूसरा होगा लाभानी वितरण के उधार पक्ष में। तो यहाँ पे हमने लाभानी वितरण खाता भी बनाया है और जो हमें बनाना ही पड़ेगा। राइट, सवाल यहाँ पे पढ़ोगे, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि लाभानी वितरण खाता और पूंजी और चालू खाता तैयार कीजिए। राइट, ऐसा हो तो मन में एक बार सवाल पूरा पढ़ लिया करो ताकि मन में क्या रहे, संतुष्टि रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वहां पे जमा में गया तो यहाँ पे देखो उधार में लिखा है, सुजाल और राजल 17,280 11,520। देख लो, 17,280 और 11,520 रुपए, टोटल आएगा 28,800 रुपए। ये भी हमारा एंट्री डन। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में लिखा है आहरण का ब्याज। तो आहरण का ब्याज के लिए मैंने क्या बोला, तारीख दिया, तो तारीख को ध्यान में रखना है। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया पहले मैं वो दिखा देता हूँ। तो आहरण पर ब्याज, ये रहा सुजाल और ये रहा राजल। सुजाल ने आहरण कब किया था, 1/10 को, राजल ने कब किया था, 1/7 को। तो एक बात याद रखना है कि हमारा तारीख खत्म होता है 31/3 को। तो पहले तो वो टारगेट दोनों में लिख दिया मैंने, 31/3 31/3। अब चेक करोगे तो यहां से यहां तक का जो है वो हो रहा है 6 महीना। राइट, और यहां से
यहां तक में हो रहा है 9 महीना, तो ये पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। यानी इसमें 6 महीने पे कैलकुलेट करना है और इसमें 9 महीने में, और परसेंटेज है 12। तो 16,000 गुड़े 12 परसेंटेज गुड़े 6/12, 24,000 गुड़े 12 परसेंटेज गुड़े 9/12। तो ये जैसा मैंने लिखा है, जैसा मैंने बोला वैसे ही कैलसियम करोगे तो आएगा 960 रुपए और आएगा ये 2,160 रुपए। क्लियर है। अब एंट्री कैसे होगा, आहरण कौन से पक्ष में आता है, उधार पक्ष में चालू खाता के, तो ब्याज भी कौन से पक्ष में आएगा, उधार पक्ष में। अगर यहाँ उधार आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। बस इतना बात आपको याद रखना है। क्लियर है इतना, तो ये हमारा एंट्री डन। अब चलते अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे लिखा है चालू खाते की प्रारंभिक शेष पर 6% ब्याज। तो 6% ब्याज निकालना है, तो इस पे कैसे करोगे, तो प्रारंभिक शेष कहाँ है पहले वो देख लो। तो इसका प्रारंभिक शेष उधार में, तो ब्याज भी इसका कहाँ आएगा, उधार में आएगा। इसका प्रारंभिक शेष कहाँ है, जमा में, तो इसका ब्याज भी कहाँ आएगा, जमा में। देखो ये 12,000 का 6%। क्लियर है। तो ये इसका आया उधार में, इसका आया जमा में। इधर जमा में तो इधर उधार में, इधर उधार में तो इधर जमा में। तो देख लो ये 480 720 का खेल। तो ये 480 इधर आया और 720 रुपए इधर आया। मतलब वहां से जमा में यहाँ पे आएगा और यहाँ से उधार में आ जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट। उसके बाद आगे लिखा है कि मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ का 5% की दर से कमीशन देने का प्रावधान किया। तो याद रखना है, बोला है कमीशन घटाने के बाद। तो कमीशन घटाने के बाद का मतलब ये है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रकम गुणे दर बटे में 100 + दर। ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है कब, जब सवाल में लिखा हो घटाने के बाद शुद्ध लाभ का कमीशन देना, यानी कमीशन के बाद कमीशन देना है। ये पॉइंट आ जाए तो याद रखना, हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, सबसे लास्ट में। तो अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा उपयुक्त समायोजन लिखने से पहले 31/3/22 के दिन पूरे होते वर्ष का पीढ़ी का लाभ दिया 1,51,080 रुपए। 1,51,080 रुपए लाभ दिया हुआ है, पीढ़ी का लाभ। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, तो इसको चलते देखते हैं कैसे होगा। तो ये जाएगा आपका लाभ हानि वितरण के जमा पक्ष में। इतना करने के बाद हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका ध्यान से सुनना, इसका एंट्री कैसे, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1,51,080, 3,120 प्लस 480। तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 1,54,680। उसमें से ये दोनों माइनस कर रहे हैं, दोनों मैंने टिक किया है। ये टिक करने का रीजन यही था क्योंकि मैं एंट्री पहले कर दिया हूं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी एंट्री पहले हो चुकी है। तो ये दोनों माइनस करोगे तो रकम, शायद मैंने देख लेना कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया है। मैंने नहीं किया है शायद कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, मैं साइड में करके आपको दिखा देता हूँ। नहीं किया है, नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, 1,51,080 प्लस 3,120 प्लस 480। अगर रकम जोड़ोगे तो ये आपका रहा 1,54,680। उसमें से क्या करना है, माइनस करना है 28,800। ठीक है, उसमें से माइनस करना है 720 रुपए। तो ये आएगा 1,25,160। ध्यान से सुनना, रकम आएगा 1,25,160 रुपए। 1,25,160 रुपए। क्लियर है। ये हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, कमीशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कमीशन कर रहे हैं, ताकि नोट्स मिले तो आपको पता रहे। 1,25,160 मैंने क्या बोला, गुणे दर बटे में 100 प्लस दर। तो गुणे दर कितना है, 5। 100 प्लस दर मतलब कितना हो जाएगा, 105। राइट। तो इसका सॉल्यूशन करोगे, 1,25,000 गुणे 5 भागे 105। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 5,960 रुपए। कितना आएगा, 5,960 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया 5,960 रुपए। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद क्या करोगे, अपना टोटल कितना आया था, तो अपना जो टोटल आया था 1,25,160। ध्यान से सुनना, तो अपने को करना क्या है कि 1,25,160 दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस 1,25,160 में से 5,960 रुपए बस माइनस कर दो। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,19,200 रुपए। कितना आएगा, 1,19,200 रुपए। क्लियर हुआ इतना। इतना करने के बाद ये लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा वितरण पात्र लाभ। और इसका जो बंटवारा है वो कौन से अनुपात में करना है, वो आपको करना है 6:4 या 3:2। दोनों में से जो कहना चाहो वो कह सकते हो। रूल वही है। क्या रूल है, 1,19,200 गुणे 6/10 या 3/5, दोनों में से जो करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है। इतना करने के बाद मैंने क्या बोला था, इधर जमा में आएगा तो इसके सॉरी, इधर उधार में आएगा तो इसके जमा में। पर कौन से खाते के, चालू खाते के। तो यहाँ चालू खाते के जमा में आएगा 71,520 और 47,680।
फिर टोटल करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो सेम वही आएगा 84,560 रुपए और 24,560 रुपए। टोटल कैसे करना है तो मैंने सिखाई दिया ऑलरेडी कि सबसे पहले इधर का टोटल करो, ज्यादा है इसमें से माइनस कर दो, इधर का टोटल करो, ज्यादा है इसमें से माइनस कर दो। और जो हमारा पूंजी खाता है तो डायरेक्टली लिख ही देंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर देना है, जो मैंने नहीं किया है गलती से तो आप लोग को कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा सवाल कंप्लीट। ये सवाल देखो छोटा सा है लेकिन आपको कुछ बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ओके, तो ये सवाल को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं भी किया है, मान लेते नहीं भी किया है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना खुद से और देख लेना कि तुम्हें आया या नहीं आया। क्लियर है? तो आज की फिलहाल क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। क्लास अगर आपको समझ में आए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब मतलब अच्छा लगने का मतलब क्या, समझ में आना। ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, कोई गाना नहीं बजा रहा हूं मैं कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर सवाल आपको समझ में आता है, आपको मजा आ रहा है, आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, यही 3 चीजें करना है और ये तीनों चीजें में 1 रुपया नहीं लगा। जैसे आप देखते हो ना इंस्टाग्राम फेसबुक, तो उसमें वीडियो को लाइक कर देते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो, 100% करते हो, वैसा नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा इंस्टाग्राम रील्स जो है वो अपने स्टेटस पे शेयर करते हैं, क्या उसके बदले उनको कुछ मिलता है? नहीं। ये करोगे तो आपको दुआएं भी मिलेंगी। दुआ मतलब आपका फ्रेंड आपको थैंक यू बोलेगा, मैं भी थैंक यू बोलूंगा। राइट? तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझोगे और आगे इसी तरह से हेल्प करते रहोगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।